हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं वेयर हाउसिंग कस्टम का अपना चैप्टर। और हमारी सीरीज चली हुई है सुपर क्विक रिवीजन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 दिन के अंदर कंप्लीट आईटीटी का सिलेबस मैं कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज हम वेयर हाउसिंग के अंदर मैं बता देता हूँ आपको। टोटल 15 क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेयर हाउसिंग के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये बता रखा है कि अगर कोई इंपोर्टर है और वो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, और किसी कारण की वजह से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि मार्केट प्राइस गिर गया बाद में उसके गुड्स का, या उसके पास ठीक है ना स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, ठीक है ना, या अभी उसको नीड नहीं है, तो किसी भी कारण से अगर मान लो मैं इंपोर्टर हूँ, मैं गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ, अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे को अभी गुड्स की जरूरत नहीं है, तो कस्टम स्टेशन पर ही मैं उस गुड्स को रखना चाहता हूँ, है ना। ठीक है, तो इसलिए कस्टम एक्ट 1962 के अंदर वेयर हाउसिंग के प्रोविजन लेके आए कि अगर आपको कस्टम स्टेशन पे ही वेयर हाउस में गुड्स रखना है तो फिर कस्टम एक्ट 1962 के कुछ प्रोविजन लग जाएंगे। और जब आप कल को गुड्स क्लियर करोगे, वहां से वेयर हाउस से अपना गुड्स निकालोगे, तो आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और इसके कुछ सेक्शन है 57 से 73A जो वेयर हाउसिंग के प्रोविजन बताते हैं। बस ये बातें बता रखी हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। बेसिक्स इसके अंदर क्या है इंपॉर्टेंट, ये हम बात कर लेते हैं। यहां बता रखा है कि वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए दो बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, कंसिडरेशन के रूप में आपको उसके कमिट करनी पड़ेगी। क्या है? सबसे पहला तो ये कि जो टोटल ड्यूटी है उसका थ्राइस ऑफ अमाउंट ऑफ टोटल ड्यूटी विद सिक्योरिटी, ठीक है ना, विद सिक्योरिटी, ठीक है ना, विद सिक्योरिटी आपको पे करना पड़ेगा। एंड आपको इस बात के लिए भी एग्री होना होगा कि भैया कल को जब मैं वेयर हाउस से गुड्स क्लियर करूंगा तो मैं ड्यूटी पे कर दूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो बातें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए। स्पेशल प्रोविजन क्या है वेयर हाउसिंग के, तो ये बता रखा है, तो सेपरेट चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है ना, चैप्टर 9 उसके अंदर सेपरेट स्पेसिफिक प्रोविजन बता रखे हैं, जो कि मैंने बताया था 57 से लेके ये सारे सेक्शन मैंने लिख रखे हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, सेक्शन 73A से तक। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आपको होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, अब हमने बात की कि अगर मैं एज ए इंपोर्टर गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार कस्टम मेरे को अभी गुड्स की नीड नहीं है, मैं सोच रहा हूँ वेयर हाउस में रख दूं, तो कौन से वेयर हाउस में रखूं, क्योंकि कई तरीके के वेयर हाउस होते हैं। तो वेयर हाउस कौन कौन से हो सकते हैं भैया, ठीक है ना, जैसे पब्लिक वेयर हाउस अंडर सेक्शन 57, प्राइवेट वेयर हाउस 58, ठीक है ना, स्पेशल वेयर हाउस अंडर सेक्शन 58A। यानी कि अगर मैं बात करूं तो वेयर हाउस तीन टाइप के होते हैं, पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस एंड स्पेशल वेयर हाउस। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर मैं अपना गुड्स किसी भी वेयर हाउस के अंदर जमा करता हूं तो उसको बोलते हैं वेयर हाउस गुड्स। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें और आपको जो पता होनी चाहिए। पहला कि अगर पब्लिक या प्राइवेट वेयर हाउस है, ठीक है ना, तो उसका फिजिकल कंट्रोल कस्टम अथॉरिटी के पास नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर स्पेशल वेयर हाउस है तो प्रॉपर ऑफिसर यानी कस्टम अथॉरिटी के पास उसका कंट्रोल होता है। कोई भी व्यक्ति वेयर हाउस के अंदर एंटर नहीं कर सकता, ना ही गुड्स रिमूव कर सकता। वो अगर वो ऐसा करना चाहता है तो उसको प्रॉपर ऑफिसर की क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। ठीक है ना, और स्पेशल वेयर हाउस के अंदर सिर्फ उन्हीं गुड्स को, ठीक है ना, डिपॉजिट किया जा सकता है जो कि नोटिफाइड है सीबीआईसी के द्वारा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब बात आती है यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। अब देखो जैसा कि हमने बात किया था कि तीन तरीके के वेयर हाउस होते हैं, तो 57, 58, 58A के अंदर उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है, पब्लिक, प्राइवेट और स्पेशल वेयर हाउस। अब सवाल ये उठता है कि अगर उनका लाइसेंस कैंसिल करने की बात आती है तो कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, वो बातें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के पास पावर होती है, आप वो चाहे तो पब्लिक, प्राइवेट या स्पेशल वेयर हाउस का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है, अगर उसको लगता है कि जो लाइसेंसी है, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रावेंट कर रहा है, ठीक है ना, कस्टम के प्रोविजन, ठीक है ना, या जो लाइसेंस दिया गया है जिन कंडीशंस पर वो कोई कंडीशन ब्रीच कर रहा है तो। लेकिन उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी पहले लाइसेंसी को, तभी ये ऐसा कर सकता है। इसके अलावा सवाल ये उठता है कि मान लो लाइसेंस कैंसिल हो गया तो उसके बाद क्या, ठीक है ना, तो लाइसेंस कैंसिल हो गया तो उसके बाद जो भी गुड्स रखा है जिस वेयर हाउस के अंदर, वो दूसरे वेयर हाउस के अंदर या तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है ना, या फिर उसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा लिया जाएगा, या उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा वहीं से। ठीक है ना, आई होप क्लियर है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 7 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही कैंसिल होता है 7 दिन के अंदर अंदर आपको अपना गुड्स वेयर हाउस से रिमूव करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, वेयर हाउसिंग बॉन्ड वेरी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर हाउसिंग बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो मैं इंपोर्टर हूं और मैं चाहता हूं कि अपना गुड्स मैं, ठीक है ना, किसी वेयर हाउस के अंदर रख दूं और मुझे कस्टम ड्यूटी भी पे नहीं करनी पड़े, तो वेयर हाउसिंग बॉन्ड यानी कि मुझे एक क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड भर के देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कि गवर्नमेंट को किसी तरीके का रिवेन्यू का, जो गवर्नमेंट होता है गवर्नमेंट का रिवेन्यू, उसको किसी तरीके का कोई, ठीक है, रिस्क ना हो, यानी कि कल को पता लगे मैं ड्यूटी नहीं धर रहा है, कुछ भी ऐसी चीज है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बता रखी है कि अगर कोई इंपोर्टर है
और वो चाहता है कि विदाउट कस्टम ड्यूटी पे किए वो अपना वेयर हाउस में गुड्स रखना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक एग्जीक्यूट करना पड़ेगा क्या, बॉन्ड, ताकि कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ठीक है ना, उसका रिस्क कम हो जाए, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके के बॉन्ड बताए गए हैं दोस्तों, एक है कंसाइनमेंट बॉन्ड और एक है जर्नल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसाइनमेंट बॉन्ड। कंसाइनमेंट बॉन्ड क्या होता है, जो कि एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, जो टोटल ड्यूटी है उसका थ्राइस और विद सिक्योरिटी आपको पे करना पड़ता है। जर्नल बॉन्ड क्या होता है कि एसी और डीसी यानी असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर किसी भी इंपोर्टर को परमिशन दे सकते हैं कि भैया आप एक जर्नल बॉन्ड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं उतने अमाउंट का जितना वो अप्रूव करें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेकार की बात, ठीक है, खामखाई का कोई मतलब नहीं है। परमिशन फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही मैं मान लो इंपोर्टर हूं, जैसे ही मैंने बॉन्ड और सिक्योरिटी दे दी है, ठीक है, ओके, तो प्रोपर ऑफिसर को लगा भैया इसने बॉन्ड भी भर दिया है, सिक्योरिटी भी दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रोपर ऑफिसर ऑर्डर दे देगा कि भैया अब अपना गुड्स क्या है, आप वेयर हाउस में रख सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बेस्ट क्वेश्चन, सेक्शन 61, ठीक है ना। सेक्शन 61 क्या कहता है, पीरियड फॉर विच गुड्स में बी रिमेन इन वेयर हाउस, मतलब इसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग पीरियड। वेयर हाउसिंग पीरियड का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है ना, कि एज ए इंपोर्टर, जो इंपोर्टर होता है वो अपना गुड्स जो उसने इंपोर्ट किया है, ठीक है ना, वो वेयर हाउस में रख रहा है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, जितने टाइम के लिए वो रख रहा है वो वेयर हाउसिंग पीरियड होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो बातें बोली गई है। पहला तो बात ये बोली गई है कि वे वेयर हाउस जहां पर मैन्युफैक्चर और अदर ऑपरेशन परमिट है अंडर सेक्शन 65, ठीक है ना, उस केस में क्या होगा, उस केस में वेयर हाउसिंग पीरियड क्या होगा, उस केस में वेयर हाउसिंग पीरियड देखना पड़ेगा कि क्या वो कैपिटल गुड्स है या कैपिटल गुड्स के अलावा कोई गुड्स है। अगर कैपिटल गुड्स है तो टिल देयर एक्स बॉन्डिंग, अगर अदर देन कैपिटल गुड्स है तो टिल देयर एक्स बॉन्डिंग या टिल देयर, ठीक है ना, कंजम्पशन तक हो सकता है। लेकिन अदर केस है तो 1 ईयर का टाइम होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, इसके अलावा अगर कोई और है, ठीक है, तो 1 ईयर का टाइम होगा। ठीक है ना, अब सवाल उठता है कि क्या इस टाइम को पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल किया जा सकता है, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरेस्ट का, ठीक है ना, वेयर हाउसिंग पीरियड के अंदर इस क्वेश्चन 61 का इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है। यहाँ पे दो बातें बोल रखी हैं कि पहला तो ये कि वेयर हाउस, ठीक है ना, वे वेयर हाउस जहां पे मैन्युफैक्चर और अदर ऑपरेशन परमिट है अंडर सेक्शन 65, उस केस में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अदर केस में जहां पे 1 ईयर का टाइम था फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, उस केस में क्या है, ठीक है ना, उस केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। और किस तरीके से किया जाएगा वो यहाँ पे बता रखा है कि 15% का रेट लगेगा, ठीक है ना, 15% का रेट लगेगा। और क्या है, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर से लेके 90 डेज एक्सपायर होने के बाद से, ठीक है ना, जब तक आप पेमेंट कर रहे हो, यानी टिल देयर गुड्स क्लियर, ठीक है ना, या तो ये वर्ड लिखा हो या पेमेंट की बात कर रखी हो, वहां तक का टाइम क्या आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। ऑनर राइट टू डील विद द वेयर हाउस गुड्स, अब मान लो मैंने गुड्स अपना वेयर हाउस में रख दिया, तो मेरे पास क्या राइट है, क्योंकि गुड्स का मालिक तो मैं ही हूं। तो यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो पहले तो ये बता रखा है कि अगर कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया गया है और बाद में उसको टेम्परेरी रूप से किसी पोजीशन या उसकी कस्टडी जो होती है वो वेयर हाउस कीपर को दे देते हैं। वेयर हाउस कीपर मतलब जो वेयर हाउस के अंदर बंदा बैठा हुआ है, ठीक है ना, जो वेयर हाउस के अंदर गुड्स को संभालेगा, देखेगा, ठीक है ना, वो सब बातें क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि उस केस में क्या वो मालिक हो जाएगा, नहीं भैया, मालिक तो मैं ही रहूंगा, ठीक है ना। तो एज ए ओनर मेरे पास एवरी एक्सेस टू द गुड्स है भैया, ठीक है ना। मैं क्या क्या कर सकता हूं, ठीक है ना, मैं कर सकता हूं आईएस एंश्योर, आईएस एंश्योर मतलब आई मतलब इंस्पेक्ट द गुड्स, मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूं अपने गुड्स को। एस मतलब सोर्ट द गुड्स, ठीक है ना। एंश्योर मतलब मैं इंश्योर करूंगा कि गुड्स डू नॉट गेट डैमेज ड्यूरिंग द स्टोरेज इन वेयर हाउस, जब मैं स्टोरेज कर रहा था वेयर हाउस के अंदर उस टाइम पे गुड्स डैमेज तो नहीं हो गया है, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं अपना गुड्स अगर किसी को सेल करना है तो मैं उसको शो कर सकता हूं सेल के लिए कि भैया आओ देख लो ये गुड्स है मेरा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशन इन रिलेशन टू गुड्स इन वेयर हाउस, जो कि हमने अभी बात की थी सेक्शन 65 की। तो इसके अंदर ये बोल रखा है कि मान लो कोई गुड्स है, ठीक है ना, कोई गुड्स है, जैसे मैंने इंपोर्ट किया तो मैं उस गुड्स का मालिक होगा, मैंने वेयर हाउस के अंदर उसको रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या मैं उसके ऊपर मैन्युफैक्चर या अदर ऑपरेशन कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस होना चाहिए और मुझे परमिशन भी लेनी पड़ेगी प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर की, ठीक है ना। अब मान लो मैन्युफैक्चर कर दिया मैंने, तो ये भी देखना पड़ेगा मैन्युफैक्चर करने के बाद जिस गुड्स को मैंने मैन्युफैक्चर किया है वेयर हाउस के अंदर, अब मैं उसका कर क्या रहा हूं, या तो मैं उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं उसको, ठीक है ना, कंजम्पशन के लिए क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि भैया मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशन वेयर हाउस के अंदर, पब्लिक वेयर हाउस के अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन प्राइवेट के अंदर और स्पेशल वेयर हाउस के अंदर अलाउड है। पब्लिक के अंदर आप मैन्युफैक्चर और अदर ऑपरेशन अलाउड नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जो भी वेस्ट या स्क्रैप होता है, ठीक है ना, जो हमने गुड्स प्रोड्यूस किया है, ठीक है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर किया है वेयर हाउस के अंदर, ठीक है ना, तो वहां पे कुछ ना कुछ वेस्ट और स्क्रैप तो निकला होगा ना। अब सवाल ये उठता है कि क्या उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी। तो ये इसका आंसर इस बात पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि जो गुड्स मैंने बनाया है, जो मैन्युफैक्चर किया है वेयर हाउस गुड्स के
के अंदर, क्या मैंने उसको एक्सपोर्ट किया? अगर एक्सपोर्ट किया है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर किसी तरीके की ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर मैंने, ठीक है, होम कंजम्पशन के लिए क्लियर किया है तो फिर उसके ऊपर ड्यूटी लग जाएगी। आई होप क्लियर है। आगे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस। अब मान लो मैंने अपना गुड्स वेयर हाउस में रखा है, तो सवाल ये उठता है कि किस किस तरीके से मैं अपना गुड्स वेयर हाउस से निकाल सकता हूं या उसको रिमूव किया जा सकता है। तो सेक्शन 67, 68 और 69 के अंदर इसके प्रोविजन दे रखे हैं। सेक्शन 67 क्या कहता है? सेक्शन 67 क्या कहता है कि अगर आपको एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में लेके जाना है गुड्स, तो एक तो तरीका ये है रिमूव करने का, लेकिन इसके लिए प्रॉपर ऑफिसर की क्या लगेगी? परमिशन लगेगी। आगे कहता है कि दूसरा तरीका ये है कि आप वेयर हाउस से अपना गुड्स अपने घर पे लेके जा सकते हो, होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर सकते हो, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करनी पड़ेगी, आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट या पेनल्टी अगर किसी तरीके का तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड होना चाहिए कि तुमने सब कुछ पे कर दिया है, उसी के बाद ही वो ऑर्डर पास करेगा। हालांकि प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो इलेक्ट्रॉनिकली भी ऑर्डर पास कर सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन 69, ठीक है ना। सेक्शन 69 क्या कहता है कि अगर आप अपना गुड्स वेयर हाउस से क्लियर कर रहे हो एक्सपोर्ट के लिए, यानी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको शिपिंग बिल फाइल करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी, फाइन या पेनल्टी जो भी है वो आपने पे कर दिया हो, उसके बाद ही प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है तो ऑर्डर पास करेगा। साथ में अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। वोलेटाइल गुड्स के बारे में बात करते हैं। वोलेटाइल गुड्स होता क्या है? जैसे कि मान लो पेट्रोलियम है, वाइन है, बियर है, ठीक है ना, कैरोसिन, फ्यूल, इस तरीके की जो चीज होती है ना, ये वोलेटाइल इन नेचर होती है। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है ना, यानी कि इस तरीके के गुड्स अगर मैं वेयर हाउस में रखता हूं, ठीक है ना, तो जब मैं उनको क्लियर करूंगा ना, ठीक है ना, तो वेयर हाउस में रखा है जितना और जब क्लियर करूंगा तो जरूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे नेचुरल कॉज है, वो वास्ट बन के थोड़ा बहुत उड़ जाएगा। तो इसमें ना तो मेरा फॉल्ट है ना ही वेयर हाउस कीपर का फॉल्ट है। तो ऐसे केस में, ठीक है ना, जो भी डेफिशिएंसी मिलेगी, मान लो मैंने 100 kg, ठीक है ना, सबमिट किया था, डिपॉजिट किया था वेयर हाउस में, बाद में 99 kg मेरे को, ठीक है ना, मिला, तो 1 kg के ऊपर सवाल ये उठता है कि असिस्टेंट कमिश्नर और जो डिप्टी कमिश्नर है वो चाहे तो क्या कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, उसके ऊपर एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके की ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, जो डेफिशिएंसी निकली है, ठीक है नहीं, समझ रहे हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस। अब सवाल ये उठता है, ठीक है ना, कि अगर गुड्स को इम्प्रॉपर, सॉरी मैं दोबारा बोल देता हूं पर इंपोर्टर बोल दिया मैंने, इम्प्रॉपर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस। अब वेयर हाउस से अगर मैं गुड्स रिमूव कर रहा हूं तो सेक्शन 71 और 72 ये कहते हैं, पहले तो सेक्शन 71 पढ़ते हैं। सेक्शन 71 ये कहता है कि भैया मैं बता रहा हूं ना, जैसे अगर वैसे गुड्स रिमूव किया तो ठीक है, इसके अलावा किया तो वो मना है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोल रखा है, प्रोहिबिटेड रिमूवल ऑफ वेयर हाउस गुड्स एक्सेप्ट, ये कह रहा है कि इस तरीके से करोगे तो ठीक है, बाकी के तरीके मना है, ठीक है ना। सेक्शन 71 ये कह रहा है कैसे कैसे, अगर आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोर्ट क्लियर कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, एक वेयर हाउस से दूसरे में जेल के जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, या कस्टम एक्ट के हिसाब से कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा किसी तरीके से रिमूव कर रहे हो तो वो इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा। सेक्शन 72 के बता रहा है कौन कौन से केसेस हैं, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसमें इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा अगर आप अपना गुड्स निकालते हो वेयर हाउस से। पहला, वेयर एनी वेयर हाउस गुड्स आर रिमूव फ्रॉम द वेयर हाउस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 71, यानी कि सेक्शन 71 ब्रीच करके अपना गुड्स वेयर हाउस किया है तो भी वो इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा। या फिर सेक्शन 61 के अंदर टाइम पीरियड जो दे रखा था उतने दिन टाइम पीरियड के अंदर अपना गुड्स रिमूव नहीं किया है वेयर हाउस से तो भी इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा। या फिर वेयर एनी गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड अंडर सेक्शन 59, ठीक है ना, और एंड आपने उस गुड्स को या तो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं किया है या आपने एक्सपोर्ट नहीं किया था तो भी इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा। आगे चलते हैं, कैंसिलेशन ऑफ वेयर हाउस बॉन्ड। तो वेयर हाउस बॉन्ड को कौन कैंसिल कर सकता है? प्रॉपर ऑफिसर, बस इतना ही ध्यान रखना। आगे चलते हैं, बेकार की बात थी। अब यहाँ पे आ जाता है एक और क्वेश्चन, कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ वेयर हाउस गुड्स। अब देखो, मान लो मैं इंपोर्टर हूं, मैंने गुड्स को क्या किया? इंपोर्ट किया, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसको, ठीक है ना, वेयर हाउस के अंदर, ठीक है ना, डिपॉजिट कर रहा हूं। तो क्या होगा, जो भी वेयर हाउस के अंदर मैंने डिपॉजिट किया है तो वो वेयर हाउस यानी कि लाइसेंसी क्या करेगा, ठीक है ना, एक वेयर हाउस कीपर को अपॉइंट करेगा, ठीक है ना, ओके, वो उसका इंचार्ज होगा, क्या होगा, उसका इंचार्ज होगा, उसकी देखरेख करेगा, ठीक है ना। वेयर हाउस कीपर उसके सारे रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, एटलीस्ट कम से कम 5 साल तक वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ठीक है ना। वेयर हाउस कीपर ही क्या कहलाता है? कस्टोडियन कहलाएगा वेयर हाउस गुड्स का। ये बातें यहाँ पे बता रखी है। आगे चलते हैं, अब ये एक क्वेश्चन दे रखा है लास्ट डे रिवीजन के लिए, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, जो कि पिछली बार अटेम्प्ट में आया भी था पेपर में, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे क्या कहता है कि मान लो एक व्यक्ति जिसका नाम एक्स, मान लो मैं ही हूँ, ठीक है ना, मैंने क्या किया है? इंपोर्टर, ठीक है ना, इंपोर्टेड द सम गुड्स एंड डिपॉजिटेड देम इन द वेयर हाउस 12 अप्रैल,
12 अप्रैल को, ठीक है ना, मैंने डिपॉजिट कर दिया है गुड्स को। दीज गुड्स आर री एक्सपोर्ट, ठीक है, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन 15 अगस्त, ठीक है ना, किसी तरीके की कोई ड्यूटी पे नहीं की है, वहीं से मैंने क्या कर दिया, री एक्सपोर्ट कर दिया है। विद रेफरेंस टू द कस्टम एक्ट 1962, ठीक है ना, डिस्कस वेदर एनी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 61, ठीक है ना, इज पेबल बाई द एक्स। भैया बिल्कुल भी नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने ड्यूटी पे नहीं की है। इंटरेस्ट तो तब पेबल होता है ना जब ड्यूटी पे निकलता है वो, जब ड्यूटी नील है तो इंटरेस्ट पेबल की तो बात ही नहीं उठती। तो ये बात यहाँ पे है, ठीक है ना, तो यही बात यहाँ पे बोल रखी है, मुझे किसी तरीके का इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। पहले 61 के प्रोविजन लिख देना, ठीक है ना, कि भैया इंटरेस्ट पेबल का रेट क्या है, कब से कब तक निकालना होता है, ये प्रोविजन लिखते हुए उसके बाद केस लो का नाम लिख देना, ठीक है ना, और उसके बाद बता देना, ठीक है ना, कि भैया इंटरेस्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि ड्यूटी पे की है नहीं की है। जब ड्यूटी नील है तो इंटरेस्ट भी नील रहेगा, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी देने की भी जरूरत है नहीं है। चैप्टर खत्म होगा। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है ना। मैंने अपना टारगेट बनाया कि 15 दिन के अंदर कंप्लीट आईडीटी का सिलेबस मैं आपको करा दूंगा। सुपर क्विक रिवीजन चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। इससे आपको लास्ट डे के टाइम पे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप चाहो तो, ठीक है ना, पूरा का पूरा अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है, ओके। और आपको बस एक काम करना है, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ में मैंने अपने नोट्स पे लिख भी रखा है कि कौन सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आपको बस करना है कि किसी भी टीचर का एक कंपाइलर लें, उस कंपाइलर को आपको अपने पास से बनाना है। कोशिश करूंगा कि डेली के 2-2 3-3 चैप्टर मैं अपलोड करूं, ठीक है ना। तो आज का ये दूसरा चैप्टर है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है ना। और शॉर्ट वीडियो जरूर देखें, 100 से 150 क्वेश्चन डालूंगा, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम सितंबर 25 के अंदर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।